बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th की फिजिक्स के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और उसके अभी तक 13 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए गए हैं। इससे पहले 9th और 10th के आपके बायोलॉजी और इंग्लिश और फिजिक्स 9th के ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए गए हैं। तो यूनिट 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स का पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 भी ऑलरेडी हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। तो पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं और इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें। तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे और अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको ईमेल आईडी पे मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ साथ बारी बरकम फीसेस जो आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके साथी हैं, आपके क्लास फेलो हैं जो अकेडमीज में आप पढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन के दौर में, इस मुश्किल वक्त के दौर में अपने पेरेंट्स के पैसे ज़ाया कर रहे हैं, उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपके पैसे बच सकते हैं और उन पैसों को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी फैमिली की और मसले मसाइल में हल करने के लिए। तो सेकंड पार्ट 2 है 14 चैप्टर के लेक्चर का पार्ट 2 जिसमें हम कंडक्टर्स को और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है 14.7 आपके लेक्चर्स का पार्ट 2 कंडक्टर। इसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए हमेशा जो मेटल की तार ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि करंट के बहाव के खिलाफ उनकी रेजिस्टेंस कम होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। लेकिन इनमें से करंट इतनी आसानी से किस तरह बहता है? सिल्वर और कॉपर जैसी जो मेटल्स में आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स बेकसर पाए जाते हैं जो कि किसी खास एटम्स के साथ साथ मजबूती से जुड़े हुए नहीं होते। ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर बेकायदगी से हर सिमत में मोशन करते रहते हैं। जब हम कोई बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स बआसानी एक खास सिमत में मोशन कर सकते हैं। बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ेरे असर आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की किसी खास सिमत में ये मोशन मेटल के दौर में करंट के बहाव का सबब बनती है और टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन्स के आपस में और मेटल्स के एटम्स के साथ टकराव की वजह से होता है और ये कंडक्टर्स के साथ मिलकर होता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेटल और स्पेसिफिक उसकी रेजिस्टेंस है, उनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है खास किस्म की वो यहाँ पे शो की गई है। इसके बाद इंसुलेटर्स है। इसमें क्या होता है कि तमाम जो मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम इंसुलेटर्स जैसा कि रबड़ के इलेक्ट्रॉन्स मोशन के लिए आज़ाद नहीं होते बल्कि एटम्स के अंदर मजबूती से उसके साथ जुड़े होते हैं। दे आर टाइटली बाउंड इनसाइड और इसलिए इंसुलेटर्स में से करंट नहीं बह सकता क्योंकि उनमें करंट के बहाव के लिए आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। इंसुलेटर्स के रेजिस्टेंस की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इंसुलेटर्स को रगड़ने से आसानी चार्ज किया जा सकता है और इस तरह से पैदा होने वाला जो इंड्यूस्ड है इसमें चार्ज उनकी सतह पर साकन रहता है। इंसुलेटर की मजीद मसालें ग्लास, लकड़ी, प्लास्टिक और रेशम वगैरह की हैं जो कि आप इनको इस्तेमाल करके उनमें यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस को जोड़ने के तरीके। ये कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह होता है? नंबर 1 पे रेजिस्टेंस का दो तरीकों से जोड़ा जाता है। नंबर 1 क्या है? सीरीज कम्बिनेशन। रजिस्टर्स का जो सीरीज कम्बिनेशन है उसमें रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ने के लिए तरीके में उनको आपस में एक दूसरे सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि करंट में सर्किट में करंट के बहाव का सिर्फ एक ही रास्ता हो, जैसा कि शक्ल 14.12 में आपको दिखाया गया। 14.12 ये वाली, और इसमें इसका मतलब हर रजिस्टर्स में से यकसा करंट गुजरता है। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज करंट, यानी कि सीरीज मज़ावी जो रेजिस्टेंस होती है उसमें क्या होता है कि सीरीज सर्किट में कुल जो वोल्टेज होते हैं रजिस्टर्स में तकसीम हो जाती है, लिहाजा तमाम रजिस्टर्स के इनफरादी वोल्टेज का मजमूआ सोर्स के कुल वोल्टेज के बराबर होता है। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि वोल्ट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 14.6, जहाँ पे जो V बैटरी का वोल्टेज है और V1 और V2 और V3 बेतरतीब रेजिस्टेंस R1 R2 R3 के अतराफ में वोल्टेज हैं। अगर हर रजिस्टर्स में से करंट आई गुजर रहा तो ओम के कानून के मुताबिक V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 IR3 आपका कहलाएगा। इस तरह 14.7 यहाँ पे जो आपका है ये वोल्टेज सप्लाइड की यानी कि जो मजमूआ है वो वाला है और ये ओम के कानून के मुताबिक 14.7 आपकी बन रही है। यहाँ पे हम रजिस्टर्स के मजमूए का जो है ना आपका सॉरी हम रजिस्टर एक मसावी रजिस्टेंस आर से बदल सकते हैं, यानी कि जबकि सर्किट में से पहले जितना करंट ही क्यों ना गुजरेगा। इसके साथ साथ जो ओम का कानून है उसके मुताबिक हम अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि V इज इक्वल टू IR होगा और इक्वेशन आपकी 40.7
टाइम्स यहाँ पे आके बनती है आई आर इज इक्वल टू आई आर 123 एंड आर इज इक्वल टू आर 123 4.18 यहाँ पे ये मार्जे वजूद में आती है। इस तरह जो अगर इन लिहाजा मस्बत 40 इस तरह होगी 14.8 दस द एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज कम्बिनेशन, लिहाजा सीरीज को मसावी रेजिस्टेंस जोड़ के इनफरादी रेजिस्टेंस के मजमूए के आपको बराबर हो सकता है। तो आप जो है ना इसी को 14.9 भी आगे आपके मार्जे वजूद में आएगी, यस ये वाली, तो इसको आप ये आपकी यहाँ पे मार्जे वजूद में आ सकती है। अगर सीरीज जोड़ में लिहाजा सीरीज जोड़ के मसावी रेजिस्टेंस जोड़ के इनफरादी रेजिस्टेंस के मजमूए के बराबर होती है, जिसमें आर इज इक्वल टू आर 1 आर 2 आर 3, इन रेजिस्टेंस को जोड़ के मसावी रेजिस्टेंस के साथ इस तरह मिलाया जा सकता है जैसा कि आपके सामने ये इक्वेशन बन रही है। अगर इन्हीं तमाम चीज़ों को हम फार्मूला लगाने के बाद इन फार्मूला को हम मालूम करेंगे, तो ये आपके सामने एक एग्जांपल दी गई है। यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं और इस तरह इनको स्टेप बाय स्टेप इन फार्मूलाज को अप्लाई करके सोल्यूशन ऑलरेडी दिया गया है, तो स्टूडेंट्स आप इनको इजीली आसानी के साथ समझ सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। मैं इसको एक्सप्लेन करके आपके मजीद 2 मिनट ज़ाया नहीं करना चाहता, तो आगे बढ़ते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन क्या होगा इसमें को जिसमें आपका जो ऑफ रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस के पैरेलल जोड़ में हर रेजिस्टेंस का एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जबकि दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, जिस तरह 14.3 में दिखाया गया, 13 में दिखाया गया। तो ये इस तरह सामने है। इस तरह जो है ना हर रेजिस्टेंस का वोल्टेज यकसा होगा और बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा, यानी कि V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे बराबर शो होगी इस किस्म की कंडीशन में। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट, इसमें क्या होता है कि आप पैरेलल सर्किट में बहने वाला जो कुल करंट है इनफरादी और रेजिस्टेंस से गुजरने वाले करंट के मजमूए के बराबर होता है, यानी कि जो है I है इज इक्वल टू I1 I2 I प्लस 3, ये वाला 14.9 जो आपको दिखाया गया 14.1, तो ये वाला ज़ाहिर होगा। और इसके साथ अगर क्योंकि रेजिस्टर का वोल्टेज B है, लिहाजा ओम के कानून के मुताबिक जो आप कहा I इज इक्वल टू VR1, तो इस तरह आपको ये वाली फार्मूला यहाँ पे आपका मार्जे वजूद में आएगा। यहाँ से ये इक्वेशन यहाँ पे आके बनती है। इसके अलावा I इज इक्वल टू V अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको सॉरी डिवाइड करेंगे R1 R2 R3 के साथ, जो आपका V होगा उसके साथ ये वाली 14.10 जो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि हर जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज V है, लिहाजा ओम के कानून के मुताबिक ये चीज़ें भी यहाँ पे निकलेंगी। इसके साथ साथ हम 14.10 की मसवात को इस तरह देखेंगे जो कि हम देख रहे हैं हम, और इस तरह लिहाजा 14.10 जो मसबात ये जो आपके सामने दिखाएगी अगर इस तरह होगी तो हम रेजिस्टेंस के मजमूए को एक सिंगल रेजिस्टर से बदल सकते हैं जिसके मसावी रेजिस्टेंस R कहते हैं, जबकि सर्किट में पहले जितना करंट नहीं होता। तो इसको V इज इक्वल टू R अगर रेजिस्टेंस के साथ इसको लगाया तो ये यहाँ पे ये वाला आपके साथ अप्लाई होके यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पास पैरेलल जोड़ की मसावती रेजिस्टेंस का जो आपका रेसिप्रोकल यानी कि इनफरादी रेजिस्टेंस के मजमूए के रेसिप्रोकल के बराबर है। रेजिस्टेंस के पैरेलल जोड़ में मसावी रेजिस्टेंस जोड़ की किसी इनफरादी रेजिस्टेंस से कम होती है। अगर रेजिस्टेंस R1 R2 R3 या R इज इक्वल टू R होगा तो पैरेलल से तरीके से जोड़ा जाएगा, तो इसको जोड़ की मसावी रेजिस्टेंस से इस तरह से शो की जाएगी 1 इज इक्वल टू 1 ओवर बाय R, यानी कि अगर इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा तो इन सब को मिलाया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो ये चीज़ें यहाँ पे सामने होगी। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है। नंबर 1 में सर्किट में जोड़ेंगे हर अप्लायंस का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। नंबर 2 आपका सर्किट में हर अप्लायंस को दूसरे अप्लायंस के साथ करंट की रुकावट के बगैर इनफरादी तौर पर उसको बंद किया जा सकता है। इस तरह इस असूल को घर की वायरिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं फार्मूलाज को आगे जो एग्जांपल दी गई है इसमें 14.13 में भी ये दिखाया गया, इस सर्किट में इन तमाम चीज़ों को जोड़ा गया है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को देखकर आप इनसे मज़ीद ये चीज़ें एग्जांपल 14.5 में इनको आप देख सकते हैं। वैल्यूज़ दी गई हैं, फार्मूला ओम का आपने लगाना है, कंडीशंस ABC दी गई हैं, तो इनको मुख्तलिफ तरीका ये फार्मूला ए में आपका ये अप्लाई होगा और वैल्यूज़ को पुट करके आपका जो आंसर्स निकलेगा, या आपका ओम का कानून बी में आपका जो पैरेलल कम्बिनेशंस है वो दिया गया है। आपकी करंट जो है इक्वेशन है उसको इसके थ्रू यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। आपकी जो सी कंडीशंस यहाँ पे दी गई है इसका सम करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस यहाँ पे जो दिया गया है, लिहाजा जो आर की कीमत यानी कि 1 ओम है, ये कीमत जोड़ में सबसे ज़्यादा छोटी रेजिस्टेंस की कीमत से भी कम होती है, ये पहली कंडीशन में है। बी में पैरेलल जोड़ में हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस यक्स और बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर
बराबर होता है, ये बी में है। और सी में आपका जो पैरेलल जोड़ में तमाम रेजिस्टेंस से बहने वाले करंट का मजमूआ सर्किट के कुल करंट आई के बराबर है, लिहाजा कुल करंट आई की कीमत आपकी 6 एम्पेयर यहाँ पे शो की जा रही है। तमाम फार्मूला को यहाँ पे निकाल दिया। एक्टिविटी आ गई है स्टूडेंट्स, एक जो कनेक्टेड बैटरी, एक बैटरी है जिसका वोल्ट 2.5 के बल्ब के साथ जोड़ दिया गया है और बल्ब की रोशनी का मुशाहदा आपने करना है। दूसरे बल्ब को पहले के साथ पैरेलल जोड़कर उनकी रोशनी का मुशाहदा करें। अब एक तीसरी बल्ब को पहले दोनों बल्बों के साथ पैरेलल तरीके से जोड़कर उनकी रोशनी का मुशाहदा कीजिए कि आप बिजलियों की रोशनी बल्बों की रोशनी के बैटरी के साथ सीरीज में लगाए गए बल्बों की रोशनी से मुख्तलिफ है। ये आपने वजाहत करनी है, ये आपने इट्स सिर्फ आपके लिए ये एक्सपेरिमेंट्स है, इसको आप करके आप इसको अप्लाई करके तमाम चीज़ को देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ, इसमें क्या होता है कि जब पानी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर टरबाइन पर गिरता है तो इससे जनरेटर चलता है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। इस तरह जब चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ हरकत करता है तो इससे इलेक्ट्रिक करंट हासिल होता है। लिहाजा ये प्रोसेस जिसके दौरान चार्जेस पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ हरकत करे इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक मुश्किल जरिया आपका बन जाता है। तो इससे आगे क्या होगा, जिसमें फर्ज करें दो निकात के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है और आपका जो अगर निकात के दरमियान एक कॉलम चार्ज हो रहा तो उसकी मुहैया करदा एनर्जी की मकदार भी जौल होगी। लिहाजा क्यू कॉलम चार्ज इन दो निकात के दरमियान बह रहा हो तो हमें जो क्यू भी जौल एनर्जी हासिल होगी। अगर हम इस एनर्जी को डब्ल्यू से ज़ाहिर करें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आपकी वी, क्यू वी आपका कहलाएगा। अगर क्यू चार्ज टी वक्त में बहे तो करंट की तारीफ के मुताबिक आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी और क्यू इज इक्वल टू आई टी आपका कहलाएगा। सो जो है ना ये इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्किट में हीट एनर्जी या किसी और एनर्जी में तब्दील हो जाती है ओहम के कानून के मुताबिक बी इज इक्वल टू आई आर। और सो इसी चीज़ को हम देखेंगे, लिहाजा क्यू चार्ज की मुहैया करदा एनर्जी होगी डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू बी स्क्वायर टी ओवर बाय आर आपका कहलाएगा। तो इसे जॉल का कानून कहते हैं जिसकी तारीफ हम यूं भी कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, किसी रेजिस्टेंस से बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट एनर्जी पैदा होती है जिसकी मकदार करंट आई के बराबर और रेजिस्टेंस आर वक्फा टी के हासिल ज़रूर के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का मुख्तलिफ कारआमद मकासद को इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन बल्ब इस एनर्जी को रोशनी और हरारत में तब्दील करता है, हीटर और इस्त्री हरारत में और पंखे मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं और रेजिस्टेंस में ये एनर्जी आमतौर पर एनर्जी की सूरत में ज़ाहिर होती है। यही वजह है कि जब हीटर में से करंट बहता है तो हमें हरारत मिलती है। जैसा कि हम आपको 14.6 जो आपको एग्जाम्पल है इसमें आपको दिखाया गया है, ये कुछ आपको यहाँ पे आपने ये रेजिस्टेंस मालूम करनी है, बल्ब की वैल्यूज़ दी गई हैं और फार्मूला आपने सोल्यूशन ऑलरेडी दिया गया है, फार्मूला को अप्लाई करना है W इज इक्वल टू वी एल टी। तो वैल्यूज़ को पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं जैसा कि यहाँ पे निकाला गया। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है कि आकाई वक्त में इलेक्ट्रिक करंट से हासिल शुदा एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर का नाम दिया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर के मंदिर फार्मूला की मदद से भी मालूम किया जाता है W इज इक्वल टू क्यू बी। और इसलिए जबकि आपका जो है W इलेक्ट्रिक एनर्जी है यानी कि W इज इक्वल टू क्यू बी है और लिहाजा पावर की मसाबात इस तरह से होगी P इज इक्वल टू क्यू बी ओवर बाई टी बाई आई बी आर मतलब आई स्क्वायर आर। यानी कि जब आप लिहाजा रेजिस्टेंस आर में से करंट आई बहता तो इलेक्ट्रिक पावर जो रेजिस्टेंस से हरारत पैदा करती है आई स्क्वायर आर की होगी। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट है, चूंकि 1 जॉल फी सेकंड के बराबर होता है इसे W से ज़ाहिर किया जाता है। घरों में आम इस्तेमाल होने वाले बल्ब 25 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 75 और 100 वाट इलेक्ट्रिक पावर सर्व करते हैं जैसा कि यहाँ पे हम आगे मिसाल देते हैं और इसी फार्मूलाज को अप्लाई करके वैल्यूज को पुट करके वो भी आप निकाल सकते हैं। किलोवाट आर, किलोवाट आर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी आमतौर पर बहुत ज़्यादा मकदार में सर्फ होती है जिसकी पैमाइश के लिए जॉल एक छोटा यूनिट है, लिहाजा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए एक बड़े यूनिट की ज़रूरत होती है जिसको किलोवाट आर कहते हैं। इसकी तारीफ हम यूं भी कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज दैट एनर्जी की वो मकदार जो 1 किलोवाट पावर से 1 घंटा के वक्त में हासिल की जाती है किलोवाट आर कहलाती है। और इसमें 1 किलोवाट जो माइनस वायर है इज इक्वल टू 1000 डब्ल्यू क्रॉस आपका ये बनता है और इसको अप्लाई करेंगे फार्मूला को और इस तरह आपका ये एनर्जी यहाँ पे किलोवाट आवर में फार्मूला से मालूम की जा सकती है। एनर्जी की मकदार और इज इक्वल टू वक्त घंटा में जो वाट है ओवर बाय 1000। तो इसमें हमारे घरों का जो लगा हुआ इलेक्ट्रिक मीटर है सिर्फ होने वाले इलेक्ट्रिक एनर्जी को किलोवाट आवर के यूनिट में मापा जाता है। इसी हिसाब से
से हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल अदा करना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की कीमत फी किलोवाट और यानी कि यूनिट मालूम हो तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल का हिसाब मजेदार फार्मूले से लगाया जा सकता है। सर्फ होने वाले यूनिट की तादाद मल्टीप्लाई बाय कीमत फी यूनिट इज इक्वल टू कीमत इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कीमत इलेक्ट्रिसिटी जो है वक्त घंटों में ओवर बाय 100 मल्टीप्लाई कीमत फी यूनिट। और आपको एग्जाम्पल यहाँ पे 14.8 है, इसी जो है ना फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है और वैल्यूज दी गई हैं, पुट की हैं, तो आपका आंसर सामने आ जाएगा। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट में क्या फर्क होता है, आइए देखते हैं। डायरेक्ट जो करंट होता है उसमें सेल या बैटरी से हासिल करता है करंट जो आपका डायरेक्ट होता है, क्योंकि इसकी सीमा एक होती है। इस करंट के जो सोर्सेज के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स की पोलैरिटी तब्दील नहीं होती, लिहाजा डायरेक्ट करंट का लेवल वक्त लिहाज से मुश्किल रहता है, जैसा कि शक्ल 14.14 में दिखाया गया है ये वाला। और इसमें आगे क्या होता है कि इसके बरक्स एक ऐसा करंट जिसकी पोलैरिटी वक्त के मसावी वक्त में मुसलसल तब्दील हो रही होती है और इलेक्ट्रिक करंट AC कहलाती है, शक्ल 14.15 में आपको दिखाया गया है। चनाचे वो वक्फा जिसके बाद वोल्टेज करंट अपनी कीमत को दोहराने लगता है उसका टाइम पीरियड आपका कहलाता है। वो वक्फा जिसके बाद वोल्टेज या करंट अपनी कीमत को दोहराने लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसके साथ साथ वोल्टेज या करंट की जो कीमतें होती हैं उसमें सोर्स की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक होती है। पाकिस्तान में अल्टरनेटिव करंट 1 सेकंड में 50 दफ़ा यानी कि ऑसिलेट करता है, लिहाजा इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अल्टरनेटिव करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी का मुंतकिल करने के लिए हम ज़्यादा कारआमद होता है, इसलिए हमारे घर में पावर कंपनी की तरफ से सप्लाई करता जो करंट है डायरेक्ट करंट की बजाय अल्टरनेटिव करंट पर वो अपनी चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है, हमारे घरों में जो चीज़ें पावर होती हैं। तो इसके साथ साथ सप्लाई टू हाउस हमारे घर में इलेक्ट्रिक पावर की सतह 3 तरह के जरिए होती है, यानी कि इंटर हाउस थ्रू थ्री वायर्स, 3 तारों के जरिए। एक तार को हम अर्थ वायर कहते हैं, इसमें करंट नहीं होता। अर्थ वायर को घर के करीब जमीन के अंदर गहराई में दबी हुई बड़ी दाती प्लेट के साथ जोड़ा जाता है। दूसरी तार का पोटेंशियल सिफर रखा जाता है, इसको पावर स्टेशन अर्थ के साथ जोड़ा जाता है, इसको न्यूट्रल वायर कहते हैं। और इस तरह जो है ना आप ये करंट तार को वापसी का रास्ता फराहम करती है। तीसरी वायर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा जिसको हम लाइव वायर कहते हैं, और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 220 का वोल्ट होता है। हमारे जिसमें करंट आसानी गुजर जाता है, इसलिए ये एक अच्छा करंट कंडक्टर है। अगर कोई शख्स लाइव वायर को छूता है और करंट के जिस्म से बहता हुआ चला जाएगा जो कि खतरनाक हो सकता है। तमाम बरकी आलात को न्यूट्रल और लाइव वायर के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए तमाम आलात को पावर सोर्स के साथ पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है ताकि उनका पोटेंशियल डिफरेंस यकसा हो। तो इसको हम इस तरह हम अपने जो है ना वो सप्लाई टू हाउस में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फराहम करते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग में स्टूडेंट क्या होता है, जैसा कि फिगर पॉइंट 14.6 में दिखाया गया, आप देख लीजिए और मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हाउस वायरिंग को मेन में से आने वाले जो तारों का घर में लगे हुए इलेक्ट्रिक मीटर के साथ जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिक मीटर से आउटपुट या पावर में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को मुहैया की जाती है और यहाँ से घर के इलेक्ट्रिक सर्किट फराहम की जाती है। मेन बॉक्स में तकरीबन 30 एम्पेयर का जो फ्यूज इस्तेमाल होता है, हर अप्लायंसेस के लिए लाइव वायर से एक अलग कनेक्शन लिया जाता है। ये वाली आपके सामने, तो इसमें जो अप्लायंस का टर्मिनल एक अलग फ्यूज और स्विच के जरिए लाइव वायर के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर एक अप्लायंसेस का फ्यूज जल भी जाए तो यह बाकी अप्लायंसेस को मुतासर नहीं करता। बाकी जो सर्किट होता है जो घर में हाउसेस चल रहे होते हैं, तमाम अप्लायंसेस का एक दूसरे के साथ पैरेलल तरीके से जोड़ दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि हर अप्लायंसेस का वोल्टेज जो होता है वो आपका फ्यूज के जरिए लाइव हाउस के साथ और ये बाकी अप्लायंस को मुतासर नहीं करता। और इसको पैरेलल तरीके से इस तरह जोड़ जाता है कि इसका मतलब हर अप्लायंस का वोल्टेज मेन वोल्टेज के साथ बराबर होता है और हम किसी भी अप्लायंस को इनफरादी तौर पर ऑन कर सकते हैं। हाजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के जो खतरात हैं, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का तरीन हिस्सा बन चुका है, इसलिए इसके खतरा से बचाव के लिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बेलतरतीब 50 वोल्ट 50 और 50 मीटर एम्पेयर का जो वोल्टेज और करंट जहां दिया लेवा होता है। इलेक्ट्रिक शॉक और इलेक्ट्रिसिटी के बड़े खतरात हैं, हम यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट के नकायस बयान करेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी के खतरात का बायस बनते हैं। नंबर 1 है इंसुलेशन डैमेज। इंसुलेशन की वजह से नुकसान क्या होता है, हिफाजती जो तदबीर के तमाम जो इलेक्ट्रिकल वायर्स प्लास्टिक को बतौर इंसुलेशन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब करंट की मकदार कंडक्टर से बहने वाले करंट की मुकद्दर मकदार से तजावज़ कर जाती है तो ज़्यादा हरारत पैदा होने की वजह से जो केबल्स की इंसुलेशन ख़राब हो जाती है। इस तरह शॉर्ट सर्किट की वजह से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या किसी शख्स को नुकसान आपका पहुंच जा सकता है। कैन सर्वली डैमेज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और पर्सनस। आज शॉर्ट सर्किट अकर्स व्हेन सर्किट में रेजिस्टेंस का कम हो जाना शॉर्ट सर्किट का बायस बनता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा बहने लगता है। जब अप्लायंसेस को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है तो सर्किट की मसावी रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट की मकदार बढ़ जाती है। इस इजाफी करंट से थर्मल एनर्जी पैदा होती है जिससे वायरिंग की इंसुलेशन खराब हो जाती है। इसका नतीजा शॉर्ट सर्किट का बायस बनता है। शॉर्ट सर्किट भी आपका जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बराह रास्त आपस में जुड़ने की वजह से हो सकता है, जैसा कि शक्ल 14.7 में 17 में आपको दिखाया गया है।
शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स को ये वाला इससे बचने के लिए जोड़ दिया जाता है और इसको वायर को नंगा नहीं छोड़ा जाता, बल्कि इनको अच्छे इंसुलेटर के साथ कवर कर दिया जाता है। इस तरह की इंसुलेशन से कवर की हुई तार केबल कहते हैं। मुश्किल फ्रैक्शन और बहुत ज़्यादा नमी भी इंसुलेशन को ख़राब कर सकती है। इन हालात में इंसुलेशन के 2 तह वाली केबल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। नेक्स्ट आपका डैम्प कंडीशंस, इसमें नमदार माहौल होता है और इसमें क्या चीज़ें होती हैं आइए देखते हैं। इंसानी खुश्क जिल्द की रेजिस्टेंस आपकी 1 लाख ओम या उससे ज़्यादा होती है, लेकिन नमदार माहौल में इंसानी जिल्द की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होकर चंद ओम तक रह जाती है। लिहाजा किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को गीले हाथों के साथ मत जलाएं। नीज स्विचेस, आपके प्लग्स, साइड्स और वायर्स को खुश्क रखें। तो इस तरह आपकी जो नमदार सतह है वहाँ से उन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि सेफ यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हाउसेज किस तरह इस्तेमाल बनाया जा सकता है। लोग अप्लायंसेस और जायदाद को इलेक्ट्रिसिटी के खतरा से बचाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल में इंतहाई ज़्यादा एहतियाती तदबीर की जरूरत को महसूस करते हैं। इस मकसद के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज, अर्थ वायर, सर्किट ब्रेकर को बतौर एहतियाती अप्लायंस इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है। सबसे पहले फ्यूज एक ऐसा एहतियाती जो अप्लायंसेज है जिसको सर्किट में लाइव वायर के साथ सीरीज में लगा दिया जाता है ताकि ज़्यादा करंट बहने की सूरत में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज महफूज रहें। ये एक बार और एक छोटी सी मेटल वायर होती है जो ज़्यादा करंट बहने की सूरत में पिघल जाती है। जब सर्किट से ज़्यादा करंट बहता है फ्यूज वायर के गर्म होने और आग पकड़ने से पहले ही पिघल कर सर्किट को ब्रेक कर दिया जाता है, जिससे अप्लायंसेज महफूज रहते हैं। आमतौर पर 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 13 एम्पेयर और 30 एम्पेयर के फ्यूज यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और फ्यूज की मुख्तलिफ किस्म की जो अकसाम यहाँ पे बताई गई हैं और ये आपके सामने शो की गई हैं आपके इमेजेस में। घरेलू इलेक्ट्रिसिटी में फ्यूज को इस्तेमाल करते वक्त मंदरजात हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और वो कौन सी है। नंबर 1 आपकी यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले फ्यूज पर दर्जशुदा करंट की आम शरह के लिहाज से सर्किट से बहने वाले करंट की शरह से ज़्यादा होनी चाहिए। मसलन बल्ब के मखसूस सर्किट के लिए 5 एम्पेयर का फ्यूज इस्तेमाल करें क्योंकि एक बल्ब से बहने वाला करंट बहुत कम होता है। 100 वाट के बल्ब से के लिए करीबन 0.4 एम्पेयर, इस सर्किट में 100 डब्ल्यू के 10 बल्ब लगाए जा सकते हैं क्योंकि इस सूरत में सर्किट से बहने वाला करंट सिर्फ 4 एम्पेयर होगा जो कि महफूज हद के अंदर है और इस फार्मूला को हम P इज इक्वल टू VI के जरिए मालूम कर सकते हैं। ये जो फार्मूला दिया गया तो ये आपके फ्यूज वगैरह और यहाँ पे जो सर्किट पे आप इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे आपकी जो फ्यूज वगैरह है उसको हमेशा लाइव वायर्स के साथ आपका जो है ना फ्यूज जलने की सूरत में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बंद हो जाएंगे। नंबर 3 आप फ्यूज को तब्दील करने से पहले मेन सप्लाई से आने वाले इलेक्ट्रिसिटी की तरसील को मनक़ता कर देंगे। नंबर 3 ये आपका नेक्स्ट आपका सर्किट ब्रेकर में क्या होता है स्टूडेंट्स। फ्यूज की सर्किट ब्रेकर पर शक्ल 14.19 में जैसा कि ये आपका सर्किट दिखाया गया है इसको एहतियाती अप्लायंसेस के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर करंट की शरह एक मखसूस हद से बढ़ जाए तो सर्किट ब्रेकर्स खुद ब खुद ही इलेक्ट्रिसिटी की तरसील को मनक़ता कर दिया जाता है। जब लाइव वायर में एक मखसूस हद का करंट बह रहा हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कमजोर होने की वजह से कनेक्शन मनक़ता नहीं होते। अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कुछ नुक्स पैदा हो जाए और लाइव वायर में करंट का बहाव बढ़ जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लोहे की पतली को खींच कर सर्किट को ब्रेक कर दिया जाता है। शक्ल 14.20 में भी इन तमाम चीज़ों को इसी के साथ जोड़ा जा सकता है। एक स्प्रिंग लोहे की पतली के राब्ते को सर्किट से मनक़ता रखा जाता है। जब नुक्स दूर कर दिया जाता है तो पतली का सर्किट से राब्ता सर्किट ब्रेकर बॉक्स के बाहर लगे हुए बटन के जरिए उसको दोबारा बहाल कर दिया जाता है। तो इस तरह जो है ना आप सर्किट ब्रेकर से जरिए महफूज कर सकते हैं आपके होम अप्लायंसेस। नेक्स्ट आपका अर्थ वायर में स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें बाज़ औक़ात लाइव वायर जो होती है घरेलू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में दाखिल होने वाले इंतहाई ज़्यादा करंट फ्यूज जो होता है उसमें से नहीं गुजरता। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के मेटल के बने हुए बैरूनी हिस्से को अर्थ वायर कनेक्शन को ज़मीन से मिला दिया जाता है। उसके जरिए मसारफ इलेक्ट्रिक शॉक से महफूज रखा जा सकता है। बहुत से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मसलन प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर का बैरूनी हिस्सा मेटल के खोल का बना होता है। अगर लाइव वायर किसी तरह मेटल के खोल से छू जाए तो अर्थ वायर करंट को मुतबादला हिफाजती रास्ता फराहम करती है जैसे 14.21 शक्ल में आपको दिखाया गया है। तो इस तरह अगर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की लाइव वायरिंग जो है ना नंगी हो जाए या अलग हो जाए तो मेटल खोल को आपका पटक कर हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। चूंकि मेटल खोल को अर्थ वायर से जोड़ा गया है इसलिए करंट जिस्म से बहने की जो बजाय अर्थ वायर से बहता है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक शॉक से महफूज रहते हैं। क्योंकि अर्थ वायर की वजह से रेजिस्टेंस बहुत कम होती है इसलिए बहुत से ज़्यादा करंट बहता है। इस वजह से फ्यूज जलता है तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का राब्ता लाइव वायर से मुनक़ता हो जाता है और तमाम के तमाम जो होम अप्लायंसेस हैं उससे महफूज हो सकती हैं। और ये 14.21 शक्ल है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकती है। ये अर्थ वायर है जिसकी वजह से इन तमाम चीज़ों को महफूज कर सकते हैं।
इसके साथ-साथ आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं और जब घरेलू अप्लायंसेज़ है यानी कि होम अप्लायंसेज़ में और आप सर्किट ब्रेकर और आपके अर्थ वायर वगैरह को यूज़ करके इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आपकी समरी है, समरी में ये तमाम की तमाम वही चीज़ें हैं स्टूडेंट जो कि हमने इसमें सारी की सारी अभी तक डिस्कस की हैं। अर्थ वायर को डिस्कस किया है, सर्किट ब्रेकर को हमने डिस्कस किया है, इससे पहले फ्यूज़ को डिस्कस किया है। ये घरेलू इलेक्ट्रिसिटी से महफूज हम यूज़ का तरीका अपनाए जा सकते हैं। इसके अलावा डैम्प कंडीशन यानी कि नमदार माहौल में जिस तरह इसको महफूज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो हाजर्स हैं यानी कि खतरात हैं इंसुलेशन की वजह से नुकसान भी हो सकता है, उनसे आपने महफूज को तरीके बताए। हाउस वायरिंग का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में आपको बताया। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट के दरमियान डिफरेंशिएशन को आपको बताया, इसके फार्मूलाज को बताया। किलो वाट आर क्या होता है उसके बारे में आपको बताया। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक आर क्या होती है उसके बारे में आपसे डिस्कस किया, एग्जाम्पल के साथ फार्मूलाज के साथ आपको बताया। और इलेक्ट्रिक एनर्जी और जॉल का कानून के मुताबिक उसके में बताया। कुछ एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में इस यूनिट 14 के लेक्चर्स के पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमने आपके साथ पैरेलल सर्किट की जो इक्वेशन थी उसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। रेजिस्टेंस का जो आपका कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कस की। सीरीज सर्किट की जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस थी हमने वो डिस्कस की, और रेजिस्टेंस को किस तरह जोड़ा जाता है उसके बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में और कंडक्टर्स के बारे में यूनिट 14 के लेक्चर्स का पार्ट 2 हमने डिस्कस किया, जिसमें आपको करंट जो इलेक्ट्रिसिटी का जो 14 चैप्टर था पूरे का पूरा ऑलरेडी आपका जो पार्ट 1 है वो हमने डिस्कस किया जा चुका है। पार्ट 2 हमने आपके सामने डिस्कस किया, और इसमें मुख्तलिफ किस्म की ये तमाम की तमाम जो हेडिंग्स हमने शेयर की हैं, जो इनके बारे में जो फार्मूलाज यहाँ पे हमने डिस्कस की है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख के इन तमाम चीज़ों को आप पिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स होंगी उन फार्मूलाज को आप अप्लाई करके इन प्रॉब्लम्स को, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। रिव्यू क्वेश्चंस हैं, रिव्यू क्वेश्चंस का मतलब है कि आप दोबारा इन क्वेश्चन को याद करके मेमोराइज करके आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के साथ साथ आपकी एग्जाम की भी इसके साथ प्रिपरेशन हो सकती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये भी इसी से रिलेटेड हैं, आप इनको भी आप पिक कीजिए, चूँकि सारे के सारा चैप्टर A to Z हम डिस्कस कर रहे होते हैं और तमाम के तमाम क्वेश्चन इसी चैप्टर से ही लिए गए हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा अगर तमाम की तमाम चीज़ें आप इजीली आसानी से समझ सकते हैं। स्पीड चूँकि मेरी तेज़ होती है, आप इसको पॉज करके स्टॉप करके आहिस्ता के साथ अपनी बुक निकाल के इनके साथ कंपैरिजन करके, आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आप उर्दू मीडियम के साथ, तो इनको आप आसानी के साथ इन ट्रांसलेशंस को और इनके एक्सप्लेनेशंस को आप सुन के अपने लेक्चर में को अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। ये था यूनिट 14 के लेक्चर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हम अपलोड कर सकते हैं। यूनिट 15 में, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम डिस्कस करेंगे, फिर हाजिर होंगे। इससे पहले लेक्चर का अख्ताम करें, तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि तमाम के तमाम आने वाले लेक्चर भी यहाँ पे आप इंटीमेशन मिल सके और आपको पता चल सके कौन सा लेक्चर अपलोड हुआ। और इसके साथ साथ आप अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का भी BS इंग्लिश, BS उर्दू के लेक्चर FS लेके मास्टर लेवल तक अपलोडेड है, रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा चुका है। आपके इर्द गिर्द के माहौल में कोई आपको अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मिलता है तो वो भी, उनको भी आप रेफर कर सकते हैं कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर लेके अपने नॉलेज को इनहेंस करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल पे आके वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। सिर्फ आपका देखना मेरी भी ज़िंदगी बदल सकता है। आप इन लेक्चर के थ्रू अपनी ज़िंदगी बदलिए। बारी भरकम जो फीस अदा कर रहे हैं अकेडमीज़ में, उसके छुटकारा हासिल कीजिए। इस चैनल पे आके उन्हीं तमाम चीज़ों को देखिए, अपने एग्जाम की तैयारी करिए। मुझे भी दुआ में याद रखें। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। यूनिट 15 के साथ फिर हाजिर होंगे।